हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फर्स्ट एड एंड हेल्थ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट एड एंड हेल्थ नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह सह पाठ्यक्रम को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आता है और इस वीडियो में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ के अंतर्गत ही मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न सामने है, वह है चमकीला लाल रक्त पाया जाता है। चमकीला लाल रक्त कहाँ पाया जाता है? धमनियों में, शिराओं में, तंत्रिकाओं में या नसों में? ब्राइट रेड ब्लड इज फाउंड इन आर्टरीज, वेन, न्यूरॉन और नर्व्स। तो आपके सामने ये पिक्चर आ गई। इसमें जो लाल रंग आपको दिख रहा है, यह लाल रंग हमारा शरीर में पाए जाने वाला शुद्ध रक्त है और यह जो नीला है यह अशुद्ध रक्त है। तो शुद्ध रक्त जो पाया जाता है वह आर्टरीज में पाया जाता है और अशुद्ध रक्त है वह शिराओं में पाया जाता है। तो इस आधार पर हमारा सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वह होगा ए ऑप्शन, धमनियां। आर्टरीज विल बी द राइट आंसर, धमनियां। इसी से संबंधित एक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूंगी, वह यह है कि फुफ्फुसीय शिराओं व फुफ्फुसीय धमनी में इसका विपरीत होता है। फुफ्फुसीय शिराओं में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। चलिए अब हम आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क की नाड़ी दर धड़कन प्रति मिनट होती है? 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120, 120 से 140। So the normal pulse rate of an adult is how many beats per minute? Right answer will be, the answer is the B option, 60 to 100 per minute। एक सामान्य व्यक्ति की जो नाड़ी दर होती है वह 60 से 100 प्रति मिनट होती है। ये अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड रिक्वायर्ड व्हाट? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। आपको बता दें, जो शुद्ध रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन होता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है, जबकि अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन किए हुए होता है, उसका रंग नीला। तो अशुद्ध रक्त को अगर हम शुद्ध करने की बात करते हैं तो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन और यह कार्य होता है फेफड़ों। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त पहुंचता है और वहां से जो जो फेफड़े हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से अशुद्ध रक्त से ग्रहण कर लेते हैं और उसको श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं और श्वसन क्रिया के दौरान ही जो ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचती है वह शुद्ध रक्त में अशुद्ध रक्त जो यह रक्त है इसमें मिल जाती है और रक्त जो है वह शुद्ध हो जाता है और उसके बाद फेफड़ों से हृदय में पहुंचता है और हृदय से पूरे शरीर में संचालित कर दिया जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न हमारे सामने है, वह है रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन से अंग द्वारा होता है? श्वास नली, यकृत, फेफड़े, आंतें। Which organs perform the function of blood purification? windpipe, liver, lungs और intestine। हम आपको बता दें, इसमें से अगर हम बात करते हैं लीवर और इंटेस्टाइन की, लीवर और इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा है, जबकि श्वास नली और फेफड़े, वाइंड पाइप और लंग्स श्वसन तंत्र का हिस्सा है। इसमें जो फेफड़े हैं यहीं पर ही अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हमारा सही उत्तर होगा लंग्स। राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन, लंग्स। हमारा अगला प्रश्न है, जब हृदय संकुचित होता है तो धमनी पर दबाव बढ़ता है, घटता है? कभी बढ़ता है और कभी घटता है या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हृदय के संकुचित होने की। पिक्चर आपके सामने है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब हृदय संकुचित हो रहा है, जब हृदय कंट्राक्ट हो रहा है, उस समय धमनियों पर दबाव बढ़ रहा है, धमनियों पर दबाव बढ़ रहा है। ये हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? धमनियों पर दबाव बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और जब यह धमनियों पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसी के विपरीत जब हृदय रिलैक्स सिचुएशन में होता है तब धमनियों पर दबाव
घटता है और इसको हम डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन इसी सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर करेंगे। देखिए क्या है, ये है डिस्टोलिक। डिस्टोलिक इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हिच कैरेक्टरिस्टिक? दिस इज डिस्टोल इज व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स। When the heart relaxes, the chamber of the heart fill with blood and a person blood pressure decrease. And this decreased blood pressure is called the systolic blood pressure. And the systolic blood pressure, systolic is when the heart muscles contract. When the heart contracts, it pushes the blood out of the heart and into the large blood vessels of the circulatory system. From here, the blood goes to all of the organs and tissues of the body. And these blood is called pure blood. These blood is containing oxygen and supply all over the body for producing energy with the help of glucose, simple form of glucose C6H12O6 and oxygen. So during systole a person blood pressure increases and the normal blood pressure range is under 120/80. इसमें जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और इसमें 80/80 जो है वो नॉर्मल रेंज है डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह खून का थक्का दर्ज जमाने में मदद करती हैं क्या? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या तरल पदार्थ। These help in blood clotting, red blood cells, white blood cells, platelets and fluids. So the right answer will be platelets. हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? प्लेटलेट्स। यही प्लेटलेट्स जो होते हैं यही रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं और डेंगू बुखार यानी किसी प्रकार के संक्रमण की स्थिति में ये प्लेटलेट्स काउंट जब कम हो जाते हैं तो एक उस व्यक्ति के लिए, उस बीमार व्यक्ति के लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, यह है दिल के दौरे का संकेत नहीं है क्या? छाती में दर्द होना, नाक से खून आना, दर्द कंधों तक फैलना या सामान्य सांस लेने में कठिनाई होना। इनमें से क्या हार्ट अटैक का साइन नहीं है? ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर क्या है कि नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि दिल के दौरे का संकेत है कौन सा, तो वो छाती में दर्द होना, दर्द कंधों तक फैलना और सामान्य सांस लेने में कठिनाई होना। ए, सी और डी ये तीनों ही हार्ट अटैक के संकेत हैं, साइन हैं। इसमें से हमारा जो सही उत्तर होगा नाक से खून आना। नाक से खून आना जो है वह दिल के दौरे का संकेत नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, नाक से खून आना। नोज ब्लीडिंग इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या है 205, 206, 208 या 306। नंबर ऑफ बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। तो एक सामान्य जो एडल्ट व्यक्ति है उसके शरीर में हड्डियां, अस्थियां पाई जाती हैं 206। हमारा सही उत्तर यहाँ पर है 206। लेकिन यदि बात अगर बच्चों की आती है तो हम बता दें कि बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती हैं जो कि बाद में 206 में आपस में जुड़कर इनकी संख्या जो है वह 206 हो जाती। अगला प्रश्न, अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाले द्रव्य को कहते हैं क्या? कहते हैं गुहा, प्लाज्मा, रक्त मज्जा या अस्थि मज्जा। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द बोन कैविटी इज कॉल्ड व्हाट? कैविटी, प्लाज्मा, ब्लड मैरो या बोन मैरो। बता दें कि जो बोन्स होते हैं उसमें कैविटी होती है और इस कैविटी में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। हमारा सही उत्तर यहाँ पर है डी ऑप्शन, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बेसिन के आकार की गुहा बनती है जिसमें आंत, मूत्राशय और प्रजनन अंग होते हैं। वह है वक्ष गुहा, अस्थि मज्जा, श्रोणि गुहा या डायफ्राम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिन के आकार की गुहा की, तो ये आपके सामने आ गया और हम आपके सामने इसका सही उत्तर भी आ गया।
द पेल्विक ग्रिडल। हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल एक बेसिन के शेप की कैविटी है जिसमें इंटेस्टाइन, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शरीर का वह संस्थान जो हमारे सभी अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र। अगर हम इन सिस्टम्स की बात करें, इन तंत्र की बात करें, तो हम आपको बता दें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह भोजन को पचाने का कार्य करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा ही सांस जो है, सांस के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है संपूर्ण शरीर में ब्लड का संचरण करना, परिसंचरण करना। लेकिन इसमें जो तंत्रिका तंत्र है उसका कार्य है शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करना। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा ए, तंत्रिका तंत्र। सही उत्तर होगा तंत्रिका तंत्र। ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, यह तंत्रिका तंत्र है जो कि शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर में जाल की तरह फैला होता है जो कि संपूर्ण अंगों को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से रिस्पॉन्स को संबंधित अंग तक पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? सुषुम्ना, मस्तिष्क, नसें या न्यूरॉन? विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, नर्व और न्यूरॉन? सही उत्तर की पिक्चर आपके सामने है और हमारा सही उत्तर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसकी संरचना ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे। अगला प्रश्न है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? मस्तिष्क के भाग, पार्ट ऑफ ब्रेन की अगर बात आती है तो ये आपके सामने आ गया। पार्ट ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट हैं ब्रेन के। सेरिब्रम, ये येलो कलर से ये आपको सबसे बड़ा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है सेरिब्रम। इसके बाद सेरिबेलम, ये नीचे दिमाग में पीछे जो है सेरिबेलम, और नेक्स्ट जो है वो है ब्रेन स्टेम। तो इसके आधार पर हम कहेंगे मस्तिष्क के कितने भाग हैं? मस्तिष्क के 3 भाग। मस्तिष्क के 3 भाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेन स्ट्रोक रोकने के लिए किस प्रकार की दवाई दी जाती है? रक्त पतला करने वाली, थक्का बनने से रोकने वाली, थक्का खत्म करने वाली, या दोनों ए और बी? विच टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज गिवन टू प्रिवेंट ब्रेन स्ट्रोक? ब्लड थिनर मेडिसिन, क्लॉट प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, बोथ ए एंड। तो आपको बता दें कि ब्रेन स्ट्रोक को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है वो ब्लड थिनर मेडिसिन और क्लॉट प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं। हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा बोथ ए एंड। राइट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, बोथ ए एंड। दोनों ही ए और बी, दोनों ही प्रकार की दवाइयां जो है वो ब्रेन स्ट्रोक को रोकने के लिए दी जाती। आगे हमारा प्रश्न है अस्थियों के निर्माण में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं क्या? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम कार्बोनेट और उपयुक्त सभी। The formation of bone it is required calcium, phosphorus and magnesium carbonate, salt and all of the above. अस्थियों का निर्माण में कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कार्बोनेट लवण भी आवश्यक होते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अस्थियों के निर्माण में विटामिन डी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। अतः यहाँ हमारा सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जठर रस कहाँ बनता है? मस्तिष्क में, हृदय में, आंत में या अमाशय में? वेयर इज गैस्ट्रिक जूस फॉर्म? ब्रेन, हार्ट, इंटेस्टाइन और
स्टमक। ये आपके सामने आ गया। जठर रस जो है, जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस जो बनता है वो बनता है अमाशय में। अमाशय, अमाशय में गैस्ट्रिक जूस बनता है, ये स्टमक। और इसमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है वाटर, म्यूकस, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, साथ ही साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कार्य होता है, जो भी भोजन अमाशय में पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, उसको वो एसिडिक कर देता है। साथ ही साथ उसमें जो भी संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं, वो उस एसिडिक मीडियम में जाकर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो है रेनिन, पैक्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इसमें रेनिन का कार्य होता है दूध में पाई जाने वाली केसिन नाम की प्रोटीन का पाचन करना। पैक्सिनोजन का कार्य होता है अन्य जो प्रोटीन है उनका पाचन करना। साथ ही साथ लाइपेज का कार्य होता है भोजन में जो वसा है उसका पाचन करना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जठर ग्रंथि, यकृत, आंतरीय ग्रंथि या लार ग्रंथि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर इंटेस्टाइन ग्लैंड और सलाइवा ग्लैंड। अगर शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये जो आपको दिख रही है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है शरीर की, लीवर, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे है, यकृत द्वारा इस पाचक रस का निर्माण होता है टाइलिन, नासिक रस, पित्त रस और अमीनो। लीवर फॉर्म दिस डाइजेस्टिव फ्लूइड्स। देखिए टाइलिन की अगर बात करें तो ये टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है, जो कि मुख में जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम यकृत में नहीं, यकृत द्वारा निर्मित पाचक रस में नहीं, बल्कि यह एंजाइम लार में, जो मुख में जो लार ग्रंथि है उसमें पाए जाने वाला एंजाइम है। अग्नाशय रस जो है वो अग्नाशय में बनने वाला एंजाइम है। अमीनो अम्ल जो है वह प्रोटीन का सरलतम रूप है, वह किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है, यह प्रोटीन का सरलतम रूप है जो कि शरीर के वृद्धि और विकास का कार्य करता है। लेकिन इसमें जो पित्त रस है इसका निर्माण जो है वह कहां पर होता है? यकृत में, लीवर में होता है। पित्त रस का निर्माण, बाइल जूस का निर्माण जो है वह लीवर में होता है। यकृत द्वारा ग्रसित एक पित्त यकृत द्वारा स्त्रावित एक पाचक रस है। हालांकि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न के साथ उत्तर भी आपके सामने आ गया है। प्रश्न है कि हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग। बता दें मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन, इंसुलिन का कार्य क्या है ये आपके सामने। इंसुलिन हीरा, इंसुलिन का कार्य होता है जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को मेंटेन। इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है और इस हार्मोन का कार्य होता है ग्लूकोज को एनर्जी देने के लिए कोशिकाओं में भेजना, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में कलेक्ट करना। जब इस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, साथ ही साथ कोशिका में ऊर्जा देने के लिए भी इसका उपयोग कम हो पाता है, क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन ही ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजता है ऊर्जा देने। तब यह ग्लूकोज
रक्त कोशिकाओं के साथ मिश्रित हो जाता है और ब्लड में, खून में ग्लूकोज का स्तर, शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो जो ग्लूकोज के लेवल बढ़ने का कारण है, डायबिटीज होने का जो कारण है, वह है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन ऑल्सो सिग्नल द लीवर टू स्टोर ब्लड शुगर फॉर लेटर यूज। ये आपके सामने आ गया। डायबिटीज इज अ कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन ब्लड शुगर इज टू हाई. It develops when your pancreas does not make enough insulin. Insulin also signals the liver to store blood sugar for later use. And insulin helps blood sugar enter the body cell so it can be used for energy. Now come on the next question. This is the blood glucose chart in front of you. ये आप देख सकते हैं जो ब्लड ग्लूकोज चार्ट है, नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज और डायबिटीज की कंडीशन में कितना फास्टिंग आफ्टर ईटिंग और 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग कितना ब्लड शुगर लेवल होता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 80 से लगभग 120 ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रेट है। आते हैं अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है, चेहरा, बाल, त्वचा, हाथ। This is one of the sensory organ of the body. Face, hair, skin and hand. Yes, आपके सामने शरीर के सभी सेंसेस सामने आ गए। हमारे शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आईज गिव द सेंस ऑफ साइट, nose give the sense of smell, skin give the sense of touch, tongue give the sense of taste and ear give the sense of hearing. पिक्चर में देख करके आप कह सकते हैं हाथ, है ना, हाथ, क्योंकि यहाँ पिक्चर में जो पिक्चर दिखाई दे रही है हाथ, लेकिन ये जो सेंस बता रही है वो टच के सेंस को बता रही है। टच मतलब कि जो स्किन है हमारी, स्किन गिव द सेंस ऑफ टच। तो जो स्किन है वह स्पर्श का हमको सेंस देती है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो किसी भी तरीके से हाथ, बाल या चेहरा नहीं है। हमारा जो उत्तर है वह है यहाँ पर स्किन, त्वचा। तो ये बहुत सावधानी से देखा जाने वाला प्रश्न है। बड़ी सावधानी से आपको यहाँ समझना है कि हमारे 5 सेंसेस है, आईज, नोज, स्किन, टंग्स और ईयर, और ये किस प्रकार का सेंस देते हैं, और उसी के आधार पर आपको आंसर करना होगा। अगले प्रश्न में देखिए, फिर से इसका विपरीत प्रश्न है। प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। अभी हमने वहां पूछा था कौन सा संवेदी अंग है, अब हम पूछ रहे संवेदी अंग नहीं। नाक, जीभ, गला और आंखें। तो अगर हम इन संवेदी अंगों की बात करें तो अभी मैंने आपको इससे पहले ही पिक्चर दिखाई। देख रहे हैं, नोज हमारा संवेदी अंग है जो कि स्मेल का सेंस देता है। टंग संवेदी अंग है जो टेस्ट का सेंस देता है, और आईज भी संवेदी अंग है जो कि हमें साइट का सेंस देता है। थॉट जो है, गला जो है, वो हमारा संवेदी अंग नहीं है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हमारा उत्तर होगा गला। अगला प्रश्न, गुर्दे की लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से रक्त छानने का कार्य होता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, प्रोस्टेट या माइटोकॉन्ड्रिया। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी विच हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, प्रोस्टेट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वह किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, किडनी की लघुत्तम इकाई है जिसके द्वारा रक्त को छानने का कार्य होता है। हमारा सही उत्तर यहाँ पर होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संवेदी तंत्रिका संदेश को कौन से अंग तक पहुंचाती हैं। संवेदी तंत्रिकाओं की जब हम बात कर रहे थे तब हमने वहां पर इस चीज को देखा था कि संवेदी तंत्रिकाएं जो है वो संदेश को कहाँ पहुंचाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं जो है वो संदेश को हमारे लिए ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, मस्तिष्क। सही उत्तर होगा मस्तिष्क। संवेदी तंत्रिकाएं संवेद को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उसके बाद रेस्पॉन्स को संबंधित अंग तक लेकर आती हैं।
आगे वह अंग जो वह अंग जो हमारे संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। फिर से वह प्रश्न आ गया कि जो हमारे संवेदी अंग है, पूरी बॉडी को नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और संवेदी अंगों को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? ब्रेन ही करता है। सही उत्तर होगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की सबसे बाहरी परत, तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गए, डर्मिस, एपिडर्मिस, वसीय परत और संवेद ग्रंथि। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन? डर्मिस, एपिडर्मिस, एडिपोज लेयर एंड स्वेट ग्लैंड। त्वचा की परत की अगर हम बात करें तो त्वचा की यहाँ आपको दिख रही है 3 परतें हैं। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, जो बीच में जो परत है उसको हम डर्मिस लेयर कहते हैं, और नीचे जो सबसे लेयर होती है उसको हम टिश्यूज, ये फैटी टिश्यूज होते हैं, वसीय परत होती है, यह सबसे नीचे की परत है। तो अगर त्वचा के परतों की बात करें तो त्वचा में 3 परतें पाई जाती हैं, और उसमें सबसे बाहरी परत को हम क्या कहेंगे? सबसे बाहरी परत को हम कहेंगे एपिडर्मिस, और हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? एपिडर्मिस। अगले प्रश्न की तरफ ये हमारे सामने आ गया। देखिए, एपिडर्मिस द टॉप लेयर, डर्मिस द मिडिल लेयर एंड हाइपोडर्मिस द बॉटम लेयर और फैटी लेयर। अगला प्रश्न है, हमारी त्वचा का रंग किसके कारण होता है? रक्त, मेलानिन, वसा और रंजक। Our skin get its color because of blood, melanin, fat और dyes। ये आपके सामने देखिए, your skin gets its color from a pigment called melanin. A special cell in the skin makes melanin. When these cells become damaged or unhealthy, it affects melanin production. Some pigmentation disorder affects just patches of skin. So the right answer will be melanin. The right option is melanin, B option. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस? कम ऑन द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। फर्स्ट, sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections are infections that are passed from one person to another through sexual contact. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान जो इन्फेक्शन, जो संक्रमण या जो बीमारी होती है उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहते हैं। और कुछ बीमारियों के नाम यहाँ आपके सामने हैं, क्लेमाइडिया, जेनाइटल हर्प्स, गैनोरिया, एचआईवी, एचपीवी, प्यूबिक टेस्ट, सिफिलिस और ट्राइकोमोनेसिस। सो हेयर अगर हम बात करते हैं, यहाँ ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है गैनोरिया, जो एक प्रकार का यौन संचरित रोग है, एचआईवी एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है, साथ ही साथ स्कैबिस भी एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। लेकिन पोलियो जो इसमें से है वह यौन संचरित रोग नहीं है। हमारे यहाँ पर सही उत्तर, अगर हम नई की बात कर रहे हैं कि कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, पोलियो। Thank you so much for watching this video. Hope this video will be beneficial for you. Thank you so much.